रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भारत के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कई लोग बच्चे अभी तक फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाली कोमल बीते रोज जब वापस लौटी तो उनके घर में काफ़ी खुशनुमा माहौल था, लेकिन कोमल से जब बात हुई तो उन्होंने बहुत दर्द भरी बातें करी। उनका कहना है कि इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी समय तक उन लोगों की सुध नहीं ली। -5 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस में घनघोर अंधेरे में सड़क किनारे उन लोगों ने वाहनों का इंतजार किया कि किस प्रकार से वो बॉर्डर तक पहुंचे और अपने घर तक का पहुंचे। किस प्रकार से क्या हो कुछ नहीं मालूम चल रहा था। लगातार सायरनों पे सायरन बज रहे थे, बम धमाकों की आवाज थी। खाने पीने की कोई कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे। काफी काफी परेशान रही वो, किस प्रकार से उन्होंने वो वक्त गुजारा। कोमल कहती है वो खुश है घर वापसी को लेके, लेकिन अभी तक जो उनके दोस्त फंसे हुए हैं उनसे कई लोगों से अभी तक बात भी नहीं हो पा रही है। काफी दर्द है। उनका दर्द इस बात को भी लेके बयां होता है कि इंडियन एम्बेसी आखिर क्यों नहीं पहले सुध लेना चालू की। जब ये बातें मालूम चली कि भारत को, जब ये बात मालूम चल रही थी कि रूस और यूक्रेन में युद्ध होने की संभावना है। कहना यह भी है कि टिकटों के दाम अचानक बढ़ा दिए गए, जिस कारण से वहां से जो फंसे हुए नागरिक थे, जो बच्चे फंसे हुए थे, वो वापस नहीं आ पा रहे थे। हमने बात की कोमल से कि आखिर क्या स्थिति थी जब वो वहां पे थी, कैसे क्या वहां पे रही, और उसके बाद किस प्रकार से कितनी दूर पैदल चली और कितनी दूर कैसे पूरा मंजर था वहां का। कोमल ने बयां किया, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। बहुत बहुत बधाई हो, और आपके परिवार वाले जो परेशान थे उनके लिए भी एक आज जो चैन की न्यूज़ हो रहा है आपको। क्या हुआ था वहाँ पे और आप वहाँ पे कहाँ पढ़ रही थी, क्या नाम है, दर्शकों को बताइएगा। मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में थी, चर्नोवित्सी में, बुकोवेन स्टेट मेडिकल। और मैं वेस्टर्न पार्ट में थी, तो जब जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उस शहर पे तो कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं था, लेकिन किसी भी कंट्री पे अगर इफेक्ट होता है तो उसके हर पार्ट पे फ़र्क पड़ने लगता है। तो मैं 27 तारीख के सेकेंड इवैक्यूएशन में आई थी, और 24 तारीख को रात में हमें ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन। आप वहाँ पे किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? बुकोवेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कौन सा ईयर है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर है। MBBS आप कर रहे हैं? MBBS फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आप गई कब यहाँ से? मैं दिसंबर में गई थी। 8 दिसंबर को यहाँ से मैं निकली थी। 9 को मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से, और 3 महीने ही मैं वहाँ रह पाई थी। और उसके बाद फिर जब मॉर्निंग 5:30 मेरी मम्मा ने मुझे कॉल करके पूछा कि तुम ठीक हो, तो तब तक मुझे आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो गया है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मतलब पूछा कि ऐसा हो गया है, ऐसा पता चला। तब तक बाकी स्टूडेंट्स के भी फ़ोन वगैरह आने लगे, और धीरे धीरे हमें आइडिया लगा कि ऐसा हो गया। बहुत माहौल में डर तो हो गया था। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे डर गए थे कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ करके। नहीं, वहाँ पे तो आपको जो समाचार चल रहे थे न्यूज़ चैनल से, तो मालूम चल रहा होगा कि रसिया और यूक्रेन में लगातार पहले हाँ स्ट्रेस बना हुआ था, लेकिन इतना नहीं पता था कि ऐसे अटैक हो जाएगा। ये जो अटैक हुआ ये ऑल ऑफ सडन हुआ है। मतलब उस दिन का न्यूज़ भी दिन में नॉर्मल ही था, बात चल रही थी और वो वार्निंग दे रहा था यूक्रेन को, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अटैक कर दिया। तो आप कॉलेज की तरफ से कोई सजेशन दिया जा रहा था कि आप लोग हमारे वापस जा एग्जाम्स सकते चल हैं? रहे थे, और हमारी यूनिवर्सिटी जिस दिन अटैक हुआ उस दिन भी हमारी क्लासेस हुई, तो हमारे पास आने का ऑप्शन नहीं था। क्योंकि जो 3rd ईयर और 6th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कंट्री नहीं छोड़ सकते वो, क्योंकि 3rd ईयर और 6th ईयर में वहाँ क्रॉक का एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो आ ही नहीं सकते थे। और हमारे भी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो हमें भी वहाँ रुकना ही पड़ा, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। सही चल रहा है। और जब हमें वार्निंग दी गई कि अब आप लोग को इंडिया चले जाना चाहिए, तब फ्लाइट की टिकट्स 2 लाख 1.5 लाख ऐसे हो गई थी। तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। और जब लास्ट के 24, 25 और 26 को हमारे इंडिया से फ़्लाइट्स गई थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से भेजी हुई फ़्लाइट्स का प्राइस भी 50,000 55,000 था। तो अगर हम नॉर्मल फैमिली से नॉर्मल फीस पे करने के लिए वहाँ गए हैं, तो हम ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सस्ती फ्लाइट इंडियन एम्बेसी से आपकी कोई बातचीत हो रही थी, आपके दोस्तों की बात हो रही थी वहाँ? हमारे जो इंडियन सोसाइटी के हेड हैं उनकी बात हो रही थी लगातार, और उन्होंने अपने बच्चों को निकालने के लिए ट्राई भी बहुत किया, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने बच्चों को निकालना उस पार्ट से शुरू किया जहाँ पे प्रॉब्लम्स कम थी। उसने जहाँ मेन अटैक था खार्किव और कीव में, वहाँ पे सबसे लास्ट में स्टेप ले रहे हैं। और अभी भी लगभग 6,000 प्लस स्टूडेंट्स उसमें फंसे हुए हैं, वो बंकर्स में बैठे हुए हैं, हफ्तों से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है।
और आपने कर्नाटका के उस बच्चे का देखा होगा, वो अपने जूनियर के लिए खाना लेने बाहर गया था और अब वो नहीं है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी कुछ फंसे हुए हैं वहाँ हाँ, पे? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो विनित्सिया में अब बंकर में थे, अब वो पोलैंड बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मिसिंग हैं, जो बॉर्डर से ही मिस हो गए हैं और अभी तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। आप कैसे पहुंची, किस तरह से आप? हमारी यूनिवर्सिटी ने बस अरेंज किया था और वो हमें लेके यूक्रेन के बॉर्डर के पास तक गया, पूरी तरीके से बॉर्डर तक नहीं, फिर थोड़ा हम पैदल चले, फिर पैदल चलने के बाद रोमानिया साइड पे गए। रोमानिया साइड पे दूसरी बस आई थी रोमानिया से, जो हमें लेके एयरपोर्ट गई। ये आपके कॉलेज और रोमानिया बॉर्डर के बीच का ये दरमियान जो आप जितने घंटे का सफ़र था उस घंटे के बीच क्या क्या कुछ हुआ, क्या देखा आपने? मतलब हमने बहुत खराब, कम से कम 70 किलोमीटर लंबा जाम तो देखा। रास्ते जाम थे पूरी तरीके से और वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं था। यूक्रेनियंस कई कई दिनों से वहाँ लाइन लगा के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से निकलते वक्त हमें बेसिकली ये सब प्रॉब्लम हो रही थी कि हम वहाँ 9-10 घंटे तक बस का इंतज़ार कर रहे थे। -5 -10 टेम्परेचर होता है वहाँ पे। उसके बाद जिस मेरे इवैक्यूएशन के बाद जो थर्ड इवैक्यूएशन था, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। यूक्रेनियंस बच्चों को मार रहे थे, उनको रोक रहे थे आगे बढ़ने से और नहीं जाने दे रहे थे। इस तरीके की हरकतें भी वो कर रहे तो थे। क्या ये सभी स्टूडेंट के साथ में था या इंडियंस को टारगेट किया था कुछ ऐसा? एक्चुअली बॉर्डर से पहले इंडियन स्टूडेंट्स को ही क्रॉस करा रहे थे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने ही ये पहला स्टेप लिया था बच्चों को बुलाने का। बाकी कंट्रीज में अभी भी पाकिस्तान के बच्चे तो वहीं हैं, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन इंडियन एम्बेसी कर रही थी। लेकिन वो उस साइड से कर रही है जिस पोर्शन में अभी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जहाँ पे अभी तक अटैक भी नहीं हुआ है। लेकिन 6000 प्लस स्टूडेंट्स अभी भी कीव में बंकर्स में बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जो नॉर्मली फ़्लाइट के टिकट का रेट था 50 से 55 हज़ार रुपये का, तो क्या वैसे अगर इसको छोड़ के वैसे नॉर्मली क्या रेट होता है? नॉर्मली 25,000 यानी जस्ट उसके डबल कर दिया डबल गया? प्राइसेस थे। और वो भी गवर्नमेंट ने जो फ्लाइट्स भेजी थी बोल के कि हाँ ये डेज में हम एमरजेंसी फ्लाइट्स इंडिया से भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट की भेजी हुई चीज़, हम जैसे अभी आए हैं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हमें फ्री में इंडिया लाके छोड़ी है। ना हमने बस का चार्ज किया है, ना हमने फ़्लाइट का चार्ज किया है। तो ये इवैक्यूएशन के टाइम पे ही क्यों, ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्यों नहीं हुआ, क्यों हमें नॉर्मल प्राइस में इंडिया नहीं लाया गया? जहाँ आपका कॉलेज था उसके आसपास कहीं कोई धमाके वगैरह आपने सुनाई दी हो आपने? नहीं, हमारे कॉलेज हमारी सिटी में अभी तक धमाका नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा फ्रेंड विनित्सिया में था, तो विनित्सिया में इमरजेंसी सायरन्स लगातार बजते थे। मतलब अवेयरनेस तो हमारी सिटी में भी करा रहे थे, लेकिन उसकी सिटी में अटैक्स हुए थे। जैसे लवीव में मेरे फ्रेंड्स थे, कीव में मेरी फ्रेंड थी, तो वो बताते हैं कि वहाँ की हालत ऐसी थी कि हम नॉर्मली खाना खाने नहीं बैठ पाए हैं 6 दिनों में। और अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो रही है और वो बंकर्स में बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकते, उस जगह बैठ के अपनी लाइफ काट। अच्छा, कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें ये पता लग रहा था इंडियंस के वहाँ गलत बिहेव किया जा रहा है। किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ कि कोई ऐसी घटना हम हुई? सेकेंड इवैक्यूएशन में आ गए थे तो हमारे साथ भी हुआ। लेकिन मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे जो फंसी हुई थी, जो अब इंडिया पहुँचे, जिनसे बात हुई है, उनके साथ में काफ़ी बुरा बिहेवियर था। आपके साथ में कानपुर की कोई और भी थे या आप अकेले ही थी यहाँ? कानपुर की हाँ एक सीनियर थी मेरी। तो वो अभी वहीं पे हैं या वो भी नहीं, वो मेरे साथ ही आएंगे। उनका क्या नाम है? सुप्रिया पटेल। सुप्रिया। अभी आपके जो दोस्त है उनसे कांटेक्ट होता है? हाँ, मेरा जैसे वो बॉर्डर, जो मेरे बॉर्डर फ्रेंड्स रोमानिया में फंसे हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई है पिछले 3 दिनों में। लेकिन जो जैसे मेरे जो फ्रेंड्स कीव में हैं या जो मेरे फ्रेंड्स विनित्सिया में थे, उनसे मैं लगातार टच में थी, तो मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट पता है। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ऐसा है कि उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली, और वो ये कह रहे हैं कि तुम इंडिया गए हो तो तुम ही अवेयरनेस फैलाओ कि हम तक लोग पहुँचे। हम अभी मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मुझे नहीं पता था मेरी सिटी का स्टेशन कहाँ है। तो उन बच्चों से ये बोला जा रहा है कि तुम 12-13 किलोमीटर 16 किलोमीटर चले जाओ और वहाँ जाने के बाद में तुम रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेके फ्री में आ सकते हो। लेकिन उस 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे ये पता भी तो होना चाहिए मुझे जाना किधर है। और उस सिटी में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। खार्किव में ऐसे ब्लास्ट हुए कि पूरा शहर ही नहीं बचा। लोग कहते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं हो रहा, जब मिसाइलें गिरती हैं तो वो ये नहीं देखती आप इंडियन हो या आप जैसा बता रही कि 12 किलोमीटर तकरीबन वहाँ कई किलोमीटर लंबे जाम लगा था, तो वहाँ क्या पैदल आप उधर के? हम पैदल चले हैं, हम पूरे रास्ते हम पैदल चले हैं। हमने बहुत लंबा डिस्टेंस पैदल कवर किया है और बहुत आधी रात में पैदल चलना -5 -10 में इजी नहीं होता है, तो इजी तो नहीं था कुछ भी हमारे लिए भी। लेकिन और उसके बाद 8-9 घंटे बसों का वेट करना, लेकिन तब भी सबसे आसानी से हम ही निकले हैं। हमारे बाद प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं
और लगातार जो हमारे सीनियर्स हैं वो लगातार हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार हमारे लिए अभी तक वो बच्चों को भेजने के लिए अभी तक वो वहाँ बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेके वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत कर रहे हैं, तो कीव में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको क्यों नहीं निकालते? पहले उनको निकालना चाहिए। जो वेस्टर्न साइड पे अगर उन्हें आप बॉर्डर पे भी छोड़ दोगे तो वो सर्वाइव कर लेंगे। जब आप फ्लाइट में बैठी तो फ्लाइट का क्या माहौल था, क्या वहाँ पे किस फ्लाइट तरीके का? वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था। हमें अंकित भारद्वाज सर लेने आए थे, हमारे जो पायलट थे, और जिस टाइम पे हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमारा वेलकम बहुत, रोमानिया में हमारा वेलकम बहुत अच्छी तरह किया गया था। फ्लाइट में बैठने के बाद जो क्रू मेंबर्स थे वो सब काफ़ी उनमें पेट्रियाटिज्म दिख रहा था कि वो हमारे लिए ये सब करने में कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। फिर हम इंडिया आए थे तो हमें लेने के लिए सिंधिया सर आए थे और उसके बाद उन्होंने हमारा बहुत वार्म वेलकम किया था इंडिया में। तो ये क्या सभी को सीटें मिली थी या फिर कुछ लोगों को फर्स्ट पे बिठा के लाया गया था? नहीं 250 ऑलमोस्ट सीटें थी फ्लाइट में, तो जितने सीटें थी उतने ही बच्चे। एक दिन में 500 स्टूडेंट्स ही इवैक्यूएट हो पा रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्लाई करने के लिए सीट्स तो प्रॉपर चाहिए। तो 250 बच्चे ही लगभग हमारे साथ आए थे। तो ये आपके जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा स्टार्टिंग में, तो उसके कितने दिन बाद आपको फ्लाइट में लगी थी? नहीं, प्रोसेस तो बहुत जल्दी शुरू हुआ था। 24 को अटैक हुआ था और 25 को ये सब चालू हो गया था। 25 को प्रोसेस चालू हो गया था, 26-27 में बच्चे वहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो अब आगे का आपका क्या प्लान है? क्या अभी भी यूक्रेन का भी? जिस सिटी में, जिस कंट्री में आप रहो, आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो वहाँ वक्त देने के बाद जाहिर सी बात है मुझे वहाँ के लोगों के लिए बुरा लग रहा है। और अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हाँ मैं जाना चाहूँगी, लेकिन वही होता है कि आपके पेरेंट्स में फिर वो हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि हम आ गए हैं तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। इसलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है। अच्छा, आपको ये कैसे पता लगा? सुबह 5:30 बजे आपने अपनी? मैं पूरी रात न्यूज़ देखा करती थी क्योंकि मेरी बेटी वहाँ थी और मुझे नींद नहीं आता। सुबह 5:30 बजे जैसे मैं फोन उठाई और न्यूज़ लगाई आस्था, मुझे पता चला कि वहाँ धमाका हो गया है, बमबारी शुरू हो गई। और मैं तुरंत कोमल को फोन लगाई, मैं बोली बेटा तुम कैसी हो, तुम्हारे यहाँ तो बमबारी शुरू हो गई है। तो ये बोली कि मम्मा मुझे नहीं पता है। फिर मैं बोली कि हाँ हमें पता चला, हम अभी न्यूज़ खोले, न्यूज़ में हमें पता चला कि तुम्हारे यहाँ धमाका हो गया, बम फूटी है। फिर उसके बाद लगातार मैं बेटी से टच में थी और 3 दिन तक मेरे घर चूल्हा नहीं चला। अच्छा। हम लोग बहुत परेशान थे। मैं दिन रात टीवी के सामने और मोबाइल के सामने ही बैठी रहती थी, लेकिन मेरी बेटी को ठीक से वापस आ गई। आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो उन बच्चों के लिए करिए जो वहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने 24 तारीख की सुबह फ़ोन किया था, उसके पहले से ही वहाँ पे पता चल गया था ऐसा माहौल है? तो क्या उसके पहले आपने अपनी बेटी को नहीं बताया कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप निकल रहा वहाँ से? नहीं, हम 5 तारीख का टिकट है, हम लोग बहुत कोशिश की, फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पाया। टिकट इतना महंगा हो गया था कि हम लोग ले नहीं पाए और लगातार लगे रहे। 5 तारीख का टिकट हमारे बेटी का था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ हो गया। और ये बोली कि 4 तारीख को इसका लास्ट पेपर था। बोली मम्मी पेपर के पहले मैं नहीं आऊँगी, इसलिए हम लोग मजबूर हुए थे, पेपर नहीं दे पाएंगे। और वहाँ से इनके यहाँ यूनिवर्सिटी से होता था कि कुछ नहीं होगा, ये सब बस धमकी दे रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि अपनी बेटी को यूक्रेन में पढ़ाई के लिए भेज दिया? मतलब मेरी बेटी बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरी बेटी का सपना था, उसी को पूरा करने के लिए हमने यूक्रेन भेजा अपनी बेटी। यहाँ अपने यहाँ का इतना महंगा कॉलेज है, हमने बहुत जगह कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, मजबूरी में हमें। तो क्या वजह थी नहीं हो पाया? क्या पैसे ज़्यादा थे यहाँ पे या फिर? यहाँ गवर्नमेंट में हुआ नहीं और प्राइवेट कॉलेज के पैसे हम नहीं भर सकते थे, नॉर्मल फैमिली से। अमूमन वहाँ पे कितना खर्चा आ जाता है वहाँ अभी तो पहले साल में तो बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ नहीं आता है। 6 लाख मैक्सिमम, और अगर आप इंडिया से करते हो तो 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए आपको हर साल देना पड़ता है। जितना यहाँ 2 साल का MBBS होता है उतने में वहाँ MBBS कंप्लीट हो जाता है। हमारी मजबूरी है नॉर्मल फैमिली से। वैसे बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग आ गए अच्छे से।